हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप अपने आसपास प्रतिबिंब देखते रहते हैं, है ना। आप घर में अपना शीशा यूज करते हैं तो उसमें आप प्रतिबिंब देखते हैं। बहुत प्रकार के आप गाड़ियों में अवतल दर्पण या नाई के दुकान पे आप विभिन्न प्रकार के दर्पणों में प्रतिबिंब देखा करते हैं। तो दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है ना, कि किसी भी दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने की कितनी स्थितियां हो सकती हैं। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं किरण आरेख के बारे में। वेलकम बैक टू एसबीएस सॉल्यूशन। और हम आज आपको बताएंगे कि किस दर्पण से किस प्रकार से प्रतिबिंब बहुत ही आसानी से प्राप्त हो सकता है। किरण आरेख बच्चों के लिए बहुत ही कठिन टॉपिक बन के उभर के आता है, क्योंकि उनको चीज़ें सही से नहीं बताई जाती हैं। अगर हम उन्हीं चीज़ों को एक प्री प्लान करके लाइक एक रास्ता आपको कोई मिल जाए तो आप उस पर बहुत आसानी से चलकर आसानी से आप किरण आरेख बना सकते हैं। तो किसी भी दर्पण में, चाहे आपका अवतल हो चाहे उत्तल हो, वहाँ पे आपको किसी भी प्रकार की प्रतिबिंब की जो स्थिति प्राप्त करनी है, उसको जानने से पहले आपको प्रतिबिंब जिनसे बनता है वो नियम आपको पता होना चाहिए। तो पहले बात करते हैं हम नियमों की, कि वो नियम क्या क्या होते हैं। तो समय को बिना वेस्ट करते हुए देखते हैं गोली दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। यानी आपके सामने जो भी दर्पण हो, गोली दर्पण, उसके द्वारा किस प्रकार से प्रतिबिंब बन सकता है। ठीक है, इससे पहले अगर आपसे पूछे कोई दर्पण क्या है, तो गोली दर्पण क्या है कि गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग होता है, जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश कर देते हैं और दूसरा पृष्ठ पर आवर्तक बना देते हैं। ये दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, तो बात करते हैं नियम की। तो गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने के 3 नियम हैं। पहला नियम बहुत ध्यान से देखते हैं। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है या आती हुई प्रतीत होती है। इन लाइनों को आपको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इन लाइनों को आपको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस जो नीचे ये आपका किरण आरेख दिया है, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा और आप इस पूरी लाइन को बहुत ही आसानी से आप अपने आप बना सकते हैं। देखिएगा क्या कहता है ये, कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, ये आपका गोलीय दर्पण है। ठीक है, अवतल उत्तल, ये मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष, ये दर्पण का ध्रुव, ये मुख्य फोकस, ये वक्रता केंद्र। ठीक है तो गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, इसके जस्ट आपकी कैसी चल रही है, समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, यानी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, यानी इस पे टकराई और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है या आती हुई प्रतीत होती है। मुख्य अक्ष से होकर जाती है, इधर का चिन्ह बनेगा कि इधर प्रतिबिंब जा रहा है, और आती हुई प्रतीत होती है उसे गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, पहला नियम क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है वो मुख्य फोकस से होकर जाती है या आती हुई प्रतीत होती है। दूसरा नियम देखते हैं कि गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली या वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट आती है। यानी गोलीय दर्पण आपका कोई भी हो, इसके वक्रता केंद्र, ठीक है, सेंटर से कोई प्रकाश किरण जब जाती है या आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, जाती है या आती हुई प्रतीत होती है, तो दर्पण से टकराकर अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है। यह आपका दूसरा नियम है। ठीक है, बात करते हैं अब तीसरे नियम की। तीसरा नियम या तृतीय नियम, गोलीय दर्पण की मुख्य फोकस से जाने वाली या मुख्य फोकस की ओर आने वाली, गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली या मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस के समांतर हो जाती है। यानी पहले नियम का जस्ट अपोजिट। तो आप इन्हीं 3 नियमों की मदद से आप अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, किरण आरेख बहुत आसानी से बना सकते हैं।
ठीक है। लेकिन गोलीय दर्पण के द्वारा किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए आपको केवल दो नियमों की आवश्यकता होती है, या पहला दूसरा, या दूसरा तीसरा, या तीसरा पहला, या पहला तीसरा। यानी इन तीन में से आपको केवल और केवल दो ही नियमों की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो रिवाइज करते हैं। पहला नियम पहला नियम क्या था कि अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी। दूसरा नियम, अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जा रही है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाएगी। और तीसरा नियम, अगर पहले का अपोजिट मुख्य फोकस से होकर जाती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं किरण आरेख की कि वस्तु कहाँ रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने की स्थितियां। अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब को कहाँ पर वस्तु रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें पहली हेडिंग आती है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, यानी अगर आपकी वस्तु इनफाइनाइट अनंत पर स्थित हो, वक्रता केंद्र से भी बहुत आगे स्थित हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर प्राप्त होगा, देखते हैं किरण आरेख की मदद से। तो यदि हमारी वस्तु अनंत पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। ये आपका अवतल दर्पण जिसके बाह्य पृष्ठ पर पॉलिश की गई है और आपकी वस्तु रखी है इनफाइनाइट पर, यानी वक्रता केंद्र से भी बहुत दूर। इनफाइनाइट पे अगर कोई वस्तु आपको पता करना हो तो वो इनफाइनाइट, यानी अगर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आ रही है, इट मीन्स वो अनंत से चल के आ रही है। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, पहला नियम है आपका, वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। यानी अगर वस्तु अनंत पर स्थित है तो प्रतिबिंब बनेगा आपका मुख्य फोकस पर। वस्तु अनंत पर तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर। वस्तु अनंत पर प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, छोटा। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, उल्टी, यानी प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा। और उल्टा प्रतिबिंब ही वास्तविक प्रतिबिंब होता है। ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि उल्टा प्रतिबिंब ही वास्तविक प्रतिबिंब होता है। मुख्य फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा और वस्तु से बहुत छोटा होगा। सिंपल सी बात है कि अगर आप किसी मिरर से बहुत दूर खड़े होते हैं तो आपका प्रतिबिंब छोटा बनता है, ठीक है। और अगर आप मिरर से पास आते रहते हैं तो प्रतिबिंब बड़ा होता रहता है। तो वस्तु बहुत दूर रखी है तो प्रतिबिंब आपका छोटा बनेगा। नंबर 2 पोजीशन, जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो। यानी पहले वस्तु आपकी इनफाइनाइट पे थी, इनफाइनाइट पे, अब इनफाइनाइट और वक्रता केंद्र यानी सी के बीच में स्थित है, ठीक है। तो देखिए किस तरह से आप लिखेंगे इसकी थ्योरी, देखिए क्रिएट करिए। अवतल दर्पण के सामने जब कोई वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होती है तो इससे चलने वाली मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है तथा दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है और अपने ही मार्ग पर वापस लौट आती है। ये दोनों प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं वहां पर वस्तु AB का प्रतिबिंब A' प्राप्त हो जाता है, ठीक है। फिर नीचे लिखिएगा प्रतिबिंब की स्थिति। देखिए जब आपका वस्तु अनंत पे थी तो प्रतिबिंब बना था आपका फोकस पर। आपने वस्तु को थोड़ा आगे बढ़ाया तो प्रतिबिंब थोड़ा सा पीछे बढ़ा। वस्तु आगे बढ़ाई तो प्रतिबिंब पीछे बढ़ा। तो प्रतिबिंब की स्थिति मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में। प्रतिबिंब का आकार जो बनेगा वो वस्तु से छोटा बनेगा। प्रतिबिंब की प्रकृति जो होगी वो उल्टा होगा प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब होगा, ठीक है। वस्तु से छोटा और उल्टा व वास्तविक। नंबर 3 बात करते हैं जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, यानी वस्तु आपकी वक्रता केंद्र पर स्थित हो गई, यहां पर वस्तु आपकी स्थित है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है प्रतिबिंब भी आपका इधर बढ़ेगा, ठीक है। तो इसको देखते हैं कि किस तरह से इसको आप कर सकते हो कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है तथा दूसरी प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तथा दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं वहां पर वस्तु का AB का प्रतिबिंब A' B' प्राप्त होता है।
प्रतिबिंब की स्थित वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। प्रतिबिंब का आकार जो होता है वो बिल्कुल वस्तु के आकार के बराबर होता है और प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टी होती है और वास्तविक होता है। यानी आपने देखा कि जैसे जैसे हमारा प्रतिबिंब आगे की ओर बढ़ रहा है, वस्तु आगे की ओर बढ़ रही है, प्रतिबिंब उतना ही पीछे की ओर बढ़ता जा रहा है। बात करते हैं हम आगे की। जब वस्तु वक्रता केंद्र व मुख्य फोकस के बीच स्थित हो। आपको अगर इससे रिलेटेड मेरी जितनी सारी वीडियोज यूट्यूब पे पड़ी हैं, आप सबने बहुत सपोर्ट किया है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी नोट्स चाहिए है तो आप व्हाट्सएप के चैनल से, व्हाट्सएप के ग्रुप से, फेसबुक से, यूट्यूब से, आप किसी भी जगह पे आप मैसेज कर सकते हैं और आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे विदाउट एनी कॉस्ट। ठीक है, तो जब वस्तु वक्रता केंद्र व मुख्य फोकस के बीच स्थित होती है, यानी पहले आपने वस्तु को अनंत पे रखा, फिर अनंत व वक्रता केंद्र के बीच रखा, फिर आपने वक्रता केंद्र पे रखा, अब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा। यानी वस्तु आगे बढ़ रही है, प्रतिबिंब आपका सेम इसी प्रकार से पीछे की ओर बढ़ रहा है। यानी वस्तु आगे बढ़ रही है तो प्रतिबिंब बड़ा बनता जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसकी थ्योरी क्या होगी कि जब वस्तु वक्रता केंद्र व मुख्य फोकस के बीच स्थित होती है तो इसके मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है तथा दूसरी प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तथा दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को आपस में जिस बिंदु पर काटते हैं वहां पर वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त होता है। बहुत ही सिंपल है। फिर आप नीचे लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र व अनंत के बीच में। प्रतिबिंब कहां बनेगा? वक्रता केंद्र व अनंत के बीच में। फिर अनंत पे वस्तु रखी थी फोकस पर, प्रतिबिंब छोटा है। अनंत वक्रता केंद्र बीच में वस्तु रखी थी, प्रतिबिंब बना आपका प्रतिबिंब आपका बना फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, वस्तु से छोटा है। आपने वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा तो प्रतिबिंब आपका सेम वक्रता केंद्र पे बना बिल्कुल नीचे और वस्तु के बराबर, यानी छोटा, सबसे छोटा, छोटा, बराबर। अब क्या हुआ? बड़ा। प्रतिबिंब का आकार कैसा हुआ? वस्तु से बड़ा। आपको देखने में ही लग रहा है कि वस्तु से प्रतिबिंब का आकार बड़ा है और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? उल्टा है, वास्तविक है। यानी अब तक आपने इतनी स्थितियां पढ़ी हैं, प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। और अब बात करते हैं नेक्स्ट की, जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो, यानी जो वस्तु है वो मुख्य फोकस पर स्थित हो। ठीक है, आपने वस्तु को और आगे बढ़ा के मुख्य फोकस पे ही रख दिया। तो कैसे आप इसकी थ्योरी लिखेंगे कि जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित होती है तो इससे चलने वाली प्रकाश, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है तथा दूसरी प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात वक्रता केंद्र से होकर आती है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। ये दोनों प्रकाश किरण एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं जिससे इसका प्रतिबिंब अनंत पे प्राप्त होगा। आपको बता चुके ऑलरेडी हम कि अनंत पे प्रतिबिंब तभी हमारा बनेगा जब प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर हो जाएंगी। एक दूसरे के समांतर प्रकाश किरणें हैं, यानी ये दूसरे किसी को अनंत पे मिलेगी जाके, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? अनंत पर। प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा, लेकिन प्रकृति उल्टा रहेगा और वास्तविक ही रहेगा। अब बात करते हैं अवतल दर्पण की सबसे अंतिम स्थिति। हम बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सभी चीज़ें बताने का प्रयास करते हैं। टाइम वेस्ट करने में हम बिल्कुल भी भरोसा नहीं रखते। अब बात करते हैं जब वस्तु मुख्य फोकस व ध्रुव के बीच स्थित हो। जब वस्तु मुख्य फोकस व ध्रुव के बीच स्थित हो तो क्या होता है कि मतलब फोकस पे वस्तु है तो अनंत पे, अब फोकस और ध्रुव के बीच में आपने वस्तु को रख दिया। क्या बनाएंगे कि वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है तथा दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है और अपने ही मार्ग पर वापस लौट आती है, अपने ही मार्ग पर वापस लौट आती है। यहाँ से देखो प्रकाश किरण आपकी गई और इसी मार्ग पर वापस लौट आई। अब आप देख रहे हैं कि ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ये इस तरह निकल जाएगी, ये इस तरह निकल जाएगी, यानी ये जैसे जैसे ये दूर की ओर बढ़ेंगी इनके बीच की जो दूरियां है वो बढ़ती रहेगी और ये प्रकाश किरणें कभी आपस में नहीं मिलेंगी। तो हम इसको आगे की ओर जब बढ़ाते हैं दर्पण के जब आगे की ओर बढ़ाते हैं तो कैसे लिखेंगे आप
कि ये दोनों प्रकाश किरणों को दर्पण के पीछे की ओर बढ़ाने पर इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश पर प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा कि आखिरी स्थिति ऐसी होती है जब वस्तु मुख्य फोकस व ध्रुव के मध्य स्थित होता है, तो प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे बनती है, ठीक है, और प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा बनता है। और जो प्रतिबिंब की प्रकृति आपकी उल्टा वास्तविक होती थी, वो सीधा और आभासी हो जाएगी। यानी अभी तक आपने जो पढ़ा है उसका अगर हम एज ए समरी आपको बताएं तो वो क्या होगी, आइए देखते हैं, ठीक है। जैसे अगर ये आपका है अवतल दर्पण, ये आपका क्या है मुख्य अक्ष, यहां पर दर्पण का ध्रुव, यहां पर आपका मुख्य फोकस, और मुख्य फोकस के डबल डिस्टेंस पे आपका वक्रता केंद्र। अगर आपने वस्तु को रखा है अनंत पर, ठीक है, अनंत पे अगर आपने वस्तु को रखा है तो इसका प्रतिबिंब आपका बनेगा फोकस पर, ठीक है। अगर आपने वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रख दिया तो इसका, आपने वस्तु को इधर बढ़ाया तो इसका प्रतिबिंब बनेगा आपका फोकस और वक्रता केंद्र पर। यहां पर लिख सकते हैं नंबर 1 वस्तु रखी तो नंबर 1 पर यह प्रतिबिंब मिला, नंबर 2 पे आपने वस्तु रखी तो आपका प्रतिबिंब ये मिला। अगर आपने वस्तु को वक्रता केंद्र पे रख दिया तीसरे नंबर पे, तो इसका प्रतिबिंब जस्ट वक्रता केंद्र के नीचे ही आपको मिलेगा। यानी आप वस्तु को आगे बढ़ाते जाइए, प्रतिबिंब की स्थिति पीछे की ओर बढ़ती जाएगी। अब आपने वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा तो आपका ये प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा जाके, 4 नंबर का प्रतिबिंब यहां पर। फिर आपने वस्तु को फोकस पे रखा तो आपका प्रतिबिंब कहां बनेगा जाके अनंत पे, कहां बना जाके ये 5 नंबर, तो प्रतिबिंब आपका कहां बना अनंत पे। लेकिन अगर आपने अब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रख दिया तो इसका प्रतिबिंब आपका दर्पण के दूसरी तरफ बनता जाके, दर्पण के दूसरी तरफ आपका प्रतिबिंब बन जाएगा। यानी इतनी ही समरी से आप पूरा अवतल दर्पण के द्वारा किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है बहुत आसानी से समझ सकते हैं। और एक चीज नोटेबल है इसमें, जब आपका वस्तु अनंत पे रखी होती है तो प्रतिबिंब कहां बनता है आपका फोकस पर। जब आपकी वस्तु फोकस पर रखी होती है तो प्रतिबिंब आपका कहां बनता है अनंत पर। यानी इस तरह से आपकी एक परिभाषा बनी जिसका नाम होता है संयुग्मी फोकस। संयुग्मी फोकस यानी क्या है कि जब किसी एक वस्तु पर रखी, एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर और उसी दूसरे बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब पहले बिंदु पर प्राप्त होता है तो इसको संयुग्मी फोकस कहा जाता है। ये केवल अवतल दर्पण में संभव होता है, ये केवल अवतल दर्पण में संभव होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको अवतल दर्पण के द्वारा जो भी किरण आरेख होता है बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि उत्तल दर्पण के द्वारा किस प्रकार से प्रतिबिंब की स्थिति प्राप्त की जा सकती है। उत्तल दर्पण के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करना, यानी कोई भी उत्तल दर्पण के अगर सामने वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब आप किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को किसी भी स्थिति में रखा जाता है उसका प्रतिबिंब सदैव एक ही प्रकार से बनता है। यानी उत्तल दर्पण में आप वस्तु को कहां भी रख दें, यहाँ रख दें, यहाँ रख दें, यहाँ रख दें, यहाँ रख दें, उसका प्रतिबिंब हमेशा एक ही स्थान पर प्राप्त होता है, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में। क्या रखें, इसकी क्या आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि अनंत और ध्रुव के बीच, यानी सीधे अनंत और ध्रुव के बीच में अगर आप कहीं वस्तु रखते हैं उत्तल दर्पण के सामने तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है और दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर आती हुई प्रतीत होती है। ये दोनों प्रकाश किरणें आपस में जहां पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं वहां पर वस्तु का सीधा, आभासी और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के मध्य प्राप्त हो जाता है। ठीक है, यानी किस प्रकार से आप लिखेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में, प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा, प्रतिबिंब की प्रकृति सीधा और आभासी। यानी आपका जो भी किरण आरेख का कॉन्सेप्ट था वो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण के द्वारा जो भी आप किरण आरेख की स्थितियां थी वो सभी यहाँ पर आपकी समाप्त होती हैं। और इससे रिलेटेड अगर आपको अन्य कोई वीडियो चाहिए हो, ठीक है, तो आप
बताइएगा, हम आपके सामने अवश्य लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच। और हम नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपके सामने लेके आएंगे। थैंक्स अ लॉट।